तो आईयूआई अगर कोई कपल कराना चाहता है तो उन्हें कैसे समझ में आए कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? अगर किसी को सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी है, हम्म, सब फर्टिलिटी यानी कि वो कंसीव करा, उन्हें मिसकैरेज हो गया, फिर उन्हें दोबारा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और इनफर्टिलिटी यानी उन्होंने कभी कंसीव नहीं करा, मतलब उन 12 मंथ्स एटलीस्ट हो गए ट्राई करते हुए, पर उन्हें कंसीव नहीं करा। तो कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो फैक्टर्स देखेंगे। तो आईयूआई के लिए कोई कपल जा रहा है तो आइडियली कितने दिन पहले से उनको खुद को प्रिपेयर करना होता है? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लाइफस्टाइल में बदलनी होती है? तो अगर आपने अब सोचा है कि अब हम प्रेगनेंसी के लिए सोचेंगे, तो वहीं से आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की डाइट क्लीन नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमारे स्लीपिंग आवर्स, हमारा स्ट्रेस, सब कुछ गड़बड़ है। ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एटलीस्ट यू वुड लाइक कि आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट ही सक्सेसफुल हो जाए। तो आप अगर ये चेंजेस करते हैं तो आपका सक्सेस रेट बढ़ता है। आईयूआई भी अगर किसी में करना है तो लड़कों में और लड़कियों में क्या आप पैरामीटर्स देखते हैं? लेडीज में देखिए, हमको ओव्यूलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब आजकल पीसीओडी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि साइकिल्स एन ओव्यूलेटरी हो जाती हैं, मतलब उनका पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक तो आईयूआई नेचुरल प्रेगनेंसी कुछ भी काम नहीं करेगी। तो कितने टोटल इंजेक्शंस लगते होंगे फिर भी ऐसा? देखिए, दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि हम ओव्यूलेशन के लिए कई बार सिर्फ टैबलेट्स देते हैं, तो सिर्फ एक इंजेक्शन ट्रिगर का लगता है। ठीक है। कभी कभी टैबलेट से नहीं रिस्पॉन्स आता है, तो वहाँ पे हम कई बार 2-3 इंजेक्शंस गोनाडोट्रोपिन्स के ऐड करते हैं, तो वो 2-3 इंजेक्शंस और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल 4 हो गए। और कितने परसेंट चांसेस होते हैं आईयूआई में सक्सेस रेट के? मतलब कुछ केसेस में इट कैन बी एज लेस एज 20% ऑल्सो। अच्छा, 20% ही चांसेस होते हैं सक्सेस रेट के। कितना होता है आईयूआई और आईवीएफ की आप बीच के देखो, कॉस्ट डिफरेंस? अगर मैं बोलूँ तो 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। जैसे आईवीएफ को बोला जाता है कि 1.5 से 3 लाख तक का प्रोसीजर होता है पर साइकिल, तो एक आईयूआई साइकिल में कितना लग जाता होगा फिर भी पैसे? आप मानो अराउंड 15,000। 15,000। तो आईयूआई अगर किसी का पहली बार में फेल हो गया तो रियलिस्टिकली उनके पास फिर कितने अटेम्प्ट्स बचते हैं कि हाँ आप इतनी बार और ट्राई कर सकते हैं? देखिए, आप 3 to 6 अटेम्प्ट्स आईयूआई के ले सकते हैं। हाँ, 3 अटेम्प्ट्स तो बिल्कुल ही हर एक पेशेंट को लेना चाहिए। आईयूआई फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है, हमने देखा है, सेकंड में बढ़ जाता है। ओके। तो अगर किसी कपल का आईयूआई हो गया सक्सेसफुल पहले दूसरे किसी भी अटेम्प्ट में, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? फिर वो चीज़ें कैसे होती हैं? आप इसको आईयूआई या नेचुरल, इनमें कंफ्यूज मत करिए। अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और अब ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी ही चलेगी। तो जिस तरीके से प्रेगनेंसी में नौजिया वॉमिटिंग का रिस्क रहता है, छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, ब्लोटेड फील होता है, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब आपको भी सिमिलर वे में होगा और मैनेजमेंट भी उनका सिमिलर ही है। आईयूआई में फिर फेलियर क्यों हो जाता है? अगर किसी को कुछ रीज़न समझने हो कि मेरा आईयूआई फेल हो गया तो किन कारणों की वजह से? अगर आपका काउंट बहुत कम है या फिर कई बार होता ही नहीं है, स्पर्म ही नहीं है या काउंट बहुत कम है, 1 मिलियन से भी कम है, तो उन केसेस में आईयूआई नहीं हो पाता, है ना। और अगर मोटिलिटी बहुत ख़राब है बिल्कुल ही, तो उन केसेस में डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक कपल है जो पिछले 3-4 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को जा कर के दिखाया, तो डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि आप आईयूआई के लिए जाइए। लोगों को आईवीएफ के बारे में अब अच्छी खासी नॉलेज हो गई है, लेकिन उससे पहले एक और प्रोसीजर होता है आईयूआई, जिसके बारे में अभी भी अवेयरनेस कम है। हालांकि इसको लेकर के मिथ्स काफ़ी ज़्यादा है कि आईयूआई भी आईवीएफ की तरह क्या कोई पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत कॉस्टली होता है, क्या इसमें भी फेलियर और सक्सेस के चांसेस उतने होते हैं या कम होते हैं, और ये नेचुरल प्रेगनेंसी से कितनी अलग होती है। तो अगर आपके मन में भी आईयूआई को लेकर के इतने सारे सवाल हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम आईयूआई के बारे में बहुत ही डिटेल से बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्रोसीजर होता क्या है, कौन से कपल्स इसके लिए एलिजिबल है, इसमें प्रेगनेंसी से कितने % गारंटी मिलती है कि प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, पूरा प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, आज के समय में हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मेल्स में, फीमेल्स में बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि लोगों को आज के समय में आईवीएफ के बारे में इनफ नॉलेज है कि हाँ, एक प्रोसीजर है आईवीएफ कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं। आईयूआई जैसा भी एक प्रोसीजर होता है,
तो यही बेसिक बताइए कि आईयूआई क्या होता है, आईवीएफ से कितना अलग होता है? तो आईयूआई होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, अगर हम इसका फुल फॉर्म बोलें। ये आप मानिए कि आपका जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है फर्टिलिटी के लिए, उसको मिमिक करता है। हम्म, आईवीएफ एंटायरली डिफरेंट है। आईवीएफ क्या करता है, आपकी बॉडी से एग बाहर निकाल लेता है, स्पर्म भी बाहर ले लेता है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है। ओके। जो एम्ब्रियो बनता है वो बॉडी के बाहर बनता है, और फिर उसको वापस बॉडी में प्लेस किया जाता है, यूट्रस में प्लेस किया जाता है। जबकि आईयूआई में हम एग्स बाहर नहीं निकालते, हम देखते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं फीमेल पार्टनर में, है ना। और स्पर्म हम जरूर बाहर लेते हैं, और फिर हम उसको एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा यूट्रस में हम इसको पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं एट द राइट टाइम, एट द ओव्यूलेशन टाइम। इसको बोलते हैं आईयूआई। तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा नेचुरल प्रोसेस होता है, बस कहीं कहीं कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, उसको ये टाइड ओवर करने में हेल्प करता है। ओके। तो आईयूआई अगर कोई कपल कराना चाहता है तो उन्हें कैसे समझ में आए कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? वो हम बताएंगे। सो एक्चुअली इस तरीके से होता है कि अगर किसी को सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी है, सब फर्टिलिटी यानी कि वो कंसीव करा, उन्हें मिसकैरेज हो गया, फिर उन्हें दोबारा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है, और इनफर्टिलिटी यानी उन्होंने कभी कंसीव नहीं करा, मतलब उन 12 मंथ्स एटलीस्ट हो गए ट्राई करते हुए, पर उन्हें कंसीव नहीं करा। इन दोनों केसेस में जब वो हमारे पास आते हैं तो हम इवेलुएट करते हैं, हम मदर को, जो लेडी है उनको पूरा इवेलुएट करते हैं, एंड जो वुड बी फादर हैं, द मेल पार्टनर, उनको भी पूरा इवेलुएट करते हैं। तो कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो फैक्टर्स देखेंगे। अब इसमें अगर हम अगर हम मोटी मोटी देखें तो 3 चीजें होनी चाहिए। एक ये कि लेडी को ओव्यूलेशन हो रहा हो, दूसरा ये कि उनके ट्यूब्स ओपन हो, और थर्ड ये कि स्पर्म हेल्दी हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये 3 ग्रॉस चीजें हैं जो हम लेमन टर्म्स में अगर आपको समझाएं कि ये 3 चीजें ठीक होंगी तो प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अब अगर इसमें अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो हम आपको, हाँ, तो दिक्कत होगी, तो हम आपको आईयूआई नहीं सजेस्ट करेंगे। अच्छा, ओके। तो वैसे अगर स्पर्म क्वालिटी भी खराब होगी तब भी आईयूआई नहीं सजेस्ट करेंगे? नहीं, स्पर्म क्वालिटी में एक्चुअली देखिए, स्पर्म में ना बहुत सारे मापदंड होते हैं, बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं कि स्पर्म की जैसे जो सैंपल दिया है उसकी क्वांटिटी कैसी है, पीएच कैसा है। पर अगर उसमें भी हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, तो पहला है काउंट, कि स्पर्म काउंट कितना है ना, ये चीज आजकल सभी को समझ आती है। दूसरी चीज है कि उसकी मोटिलिटी कैसी है, और तीसरी चीज है उसकी बनावट कैसी है, मॉर्फोलॉजी। तो 3 अगर मेन चीजें कहें तो वो ये है। इनमें भी अगर आप पूछें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो एक इंडेक्स सा बनता है जिसमें हम स्पर्म काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी को लेके बात करते हैं। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम मॉर्फोलॉजी का कट ऑफ लेते हैं कि 100 में से अगर 4% से ऊपर नॉर्मल माना जाता है, अगर 4% स्पर्म भी नॉर्मल है तो हम इसे नॉर्मल रिपोर्ट कह देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप मानिए कि स्पर्म काउंट अच्छा है, मोटिलिटी अच्छी है, पर उनकी मॉर्फोलॉजी 1% है, बट फिर भी हम उस उतने सारे स्पर्म्स का अगर 1% निकालेंगे तो वो गुड इनफ हो जाएगा। सो इसीलिए वो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका काउंट बहुत कम है, या फिर कई बार होता ही नहीं है, स्पर्म ही नहीं है, या काउंट बहुत कम है, 1 मिलियन से भी कम है, तो उन केसेस में आईयूआई नहीं हो पाता, है ना। और अगर मोटिलिटी बहुत खराब है बिल्कुल ही, तो उन केसेस में डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां फिर हम आपको ये नहीं कहते कि आप आईयूआई में टाइम वेस्ट करिए, आपको आईवीएफ की जरूरत है और आपको करना चाहिए। इन इंडिकेटेड केसेस आपको सही टाइम पे आईवीएफ कराना चाहिए। जैसे कई बार एक लेडी आती है और उनका ट्यूब ब्लॉक है। जैसे पेशेंट आई थी मेरे पास, यंग पेशेंट, 25 साल की, शादी होके 1 साल हुए। अच्छा। बट वो बहुत परेशान थे कि हम चेक कराना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है। जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि उन्हें बचपन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। अच्छा। तो हमने कहा कि हो सकता है कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस आपके ट्रीटमेंट से पहले कई बार आपके ट्यूब्स इफेक्ट हो जाते हैं। ओके। तो अब आपने जो ट्रीटमेंट लिया उससे आपका लंग का टीबी तो ठीक हो गया, बट वो जो ट्यूब्स इफेक्ट हुए थे वो एक बार खराब हो गए तो फिर वो खराब हो जाते हैं। अच्छा। तो हमने उनका ट्यूब टेस्ट कराया, उनके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थे। तो फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ना नेचुरल तरीके से, ना आईयूआई से।
तो तो फिर फिर उन्होंने आईवीएफ सीधा आईवीएफ करा लिया। उन्होंने कहा जब हमें करना ही आईवीएफ है तो हम क्यों 40 साल का वेट करें। वेट करें, हाँ, तो उन्होंने करा जितना लिया। जल्दी हो जाए उतना बेटर है। उनके अच्छे 2.5 केजी के ट्विंस हो ट्विन्स हैं। गए। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने हमें आईयूआई और आईवीएफ का डिफरेंस बताया, ये बताया कि कौन से लोग एलिजिबल नहीं होते आईयूआई के लिए। अगर कोई कपल जो है उसको सोचना है खुद से कि मैं पहले आईयूआई जाऊँगा या फिर आईवीएफ के लिए जाऊँगा, तो पहला उनके लिए ऑप्शन क्या होता है? पहला आईयूआई होता है। पहला आईयूआई होता है। तो आईयूआई के लिए कोई कपल जा रहा है तो आइडियली कितने दिन पहले से उनको खुद को प्रिपेयर करना होता है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ़स्टाइल में बदलनी होती है कि बॉडी प्रिपेयर हो जाए आईयूआई के लिए? कि ये तो मैं सभी के लिए बोलूँगी कि कोई भी जिन्होंने अपना कोई टेस्ट नहीं कराया है, बट अब मे बी शादी को भी चाहे 1 साल हुआ है, 2 साल, या कई बार इवन आप करियर के हिसाब से 5 साल बाद सोचते हैं। और आई जब थिंक भी आज के टाइम पे शादी से पहले भी करा लेना चाहिए टेस्ट, बेटर। तो अगर आपने अब सोचा है कि अब हम प्रेगनेंसी के लिए सोचेंगे, तो वहीं से आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की डाइट क्लीन नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमारे स्लीपिंग आवर्स, हमारा स्ट्रेस, सब कुछ गड़बड़ है। और पहले के ज़माने में आई डोंट नो, चाहे शायद ये रिस्क फैक्टर्स इतने थे नहीं, बट अब तो हैं, और अब ये हिट कर रहे हैं। तो मुझे यंग पेशेंट्स मिल रहे हैं, मतलब द यंगेस्ट वन आई हैव सीन इज 26 इयर्स ओल्ड, और उनका ओवेरियन रिजर्व बहुत ड्रॉप हो चुका है। ओके। मतलब नॉर्मली आपका 2.5 एंड अबव होना चाहिए उनके एज में, उनका ऑलरेडी 0.4 है। दिस इज अ कंसर्न। दिस इज कंसर्निंग, दिस इज रियली कंसर्निंग। सो सिमिलरली जैसे हम मेल्स में पहले तो हम सोचते ही नहीं थे, पहले तो यही होता था कि भाई लेडी की टेस्टिंग कराओ, इन्हीं की दिक्कत है। अब ऐसा नहीं है, अब हमको बिल्कुल 50% केसेस में हमें मेल फैक्टर मिलता है। और हम मेल्स में बेसिकली हम एक स्पर्म स्टडी कराते हैं, जहाँ पे और ज्यादा हमें दिक्कत आ रही होती है, वहां हम हार्मोनल स्टडी भी कराते हैं। बट फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन सीमेन एनालिसिस होता है, और उसमें हमें बहुत कॉमनली हमको मिलता है कि काउंट कम है, मोटिलिटी डिस्टर्ब्ड है, मॉर्फोलॉजी तो ज्यादातर केसेस में वो लेस देन 4% ही होती है। और क्या कारण हो सकता है लड़कों में लड़कियों में इतना ज्यादा जो है देखिए, अब ना ये कुछ चीजें तो जेंडर लिमिटेड नहीं है, तो यूज ऑफ अल्कोहल, यूज ऑफ स्मोकिंग, ये बहुत हिट करता है एग क्वालिटी को भी, स्पर्म क्वालिटी को भी। तो इस चीज को आपको कम करना पड़ेगा, एंड स्पेशली व्हेन यू नो यू आर प्लानिंग, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, है ना। हमारे बोलने से नहीं हो पाता, आपको पता है आप ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, सो ये आपको कम करने की जरूरत है। जो आप इतना बाहर से वो ऑर्डर कर रहे हैं फूड, उसको थोड़ा लिमिट करिए, मेक इट लिटिल ओकेजनल, है ना। होममेड फूड ज्यादा खाइए, फ्रेश फूड खाइए, सीजनल फूड खाइए, है ना। एवरी फूड इज इन अ सीजन फॉर अ रीजन। करेक्ट। तो इसीलिए वो आप खाएंगे तो जो आपकी बॉडी में उस टाइम पर कमी होती है, जो जरूरत होती है, वो पूरी हो जाती है। सिमिलरली कुछ हम ड्राई फ्रूट्स लाइक जैसे ये आलमंड्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, ये जो सीड्स हैं हमारे, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सबको हम कहते हैं आप थोड़ा सोक करके खाइए। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, हम वही आपको कैप्सूल फॉर्म में देंगे। व्हाई डोंट हैव द नेचुरल वंस? सो ये चीजें, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द फीमेल पार्टनर, द कपल हैज टू डू, है ना। आपका सब दोनों का ही, कि आप रात में टाइम पे सोए, अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कट ऑफ करिए, सो दैट आपकी नींद पूरी होती है। देन यू वेक अप, कुछ अपने ये हेल्दी चीजें खाइए, डेली 30 to 40 मिनट्स की दोनों की मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, और फिर एक हेल्दी डाइट दिन भर होना चाहिए। स्ट्रेस भी जो है, थोड़ा सा आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योगा, मेडिटेशन, थोड़ा सा बैठ के आराम से बात करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल मैनेज हो जाता है। एंड दीज थिंग्स डू इफेक्ट। आप देखो कितने केसेस में आपने सुना होगा कि इन्होंने पहली प्रेगनेंसी के लिए 5 साल ट्राई किया, फिर आईवीएफ करा, सेकेंड प्रेगनेंसी अपने आप हो गई। तो दैट मीन्स ना, ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी थी, डॉक्टर्स को भी कोई रीजन नहीं मिला, पर थक हार के आईवीएफ करा। अब उनको कोई स्ट्रेस नहीं था, सेकंड बच्चा अपने आप हो गया। सो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सब बहुत मैटर करता है, जिसको आजकल हमने थोड़ा सा नजरअंदाज करा हुआ है कि हर चीज की दवाई है, चलो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आईवीएफ करा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ही सुधार ले बहुत हद तक, तो चीजें वैसे ही मोस्टली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स फर्स्ट। सेकंड, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एटलीस्ट यू वुड लाइक कि आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट ही सक्सेसफुल हो जाए। तो आप अगर ये चेंजेस करते हैं तो आपका सक्सेस रेट बढ़ता है। करेक्ट। आपने जैसे डॉक्टर कहा कि पहले जो था कि लड़कियों को ही ज्यादातर देखते थे कि उनमें ही शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, अब जो मेल पार्टनर्स हैं उनमें भी दिक्कतें बढ़ रही है। ये अभी भी आई थिंक एक टैबू है कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उन्हें लगता है कि लड़कियों में ही दिक्कत है। कई बार दिक्कत लड़कों में भी होती है। बिल्कुल। तो आईयूआई भी अगर किसी में करना है तो लड़कों में और लड़कियों में क्या आप पैरामीटर्स देखते हैं कि इनमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इनमें क्या दिक्कतें हो सकती है, ताकि ऑडियंस पहले से ही समझ जाए कि हाँ, अगर मैं जा भी रहा हूँ या जा भी रही हूँ तो पहले ही खुद को इवैल्यूएट करा ले।
राइट। तो जैसे अब हम आपको सीमेन एनालिसिस की बात बताई, तो अगर उसमें आ रहा है कि काउंट 1 मिलियन से तो ऊपर है बट स्टिल कम है, और जो मोटिलिटी है, जो हम कहते हैं स्पर्म को एक स्विम अप आना चाहिए, तो वो अगर मोटिलिटी कम है, तो इस केसेस में जब आप आईयूआई कराएंगे, तो आईयूआई में होता क्या है एक्चुअली कि जाके पहले जो हस्बैंड है उन्होंने सीमन सैंपल दिया, फिर देन इट इज टेकन इनटू द लैब, है ना। वहाँ पे जो हमारे एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको सीमन सैंपल को वॉश अप करके जो गुड क्वालिटी स्पर्म्स होते हैं उनको पिक करते हैं, और फिर उनको हमको एक उसमें लोड करके देते हैं। तो इसीलिए इन केसेस में ये बहुत काम आता है, क्योंकि क्या पता वो गुड क्वालिटी स्पर्म्स हमेशा नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वहां पे हम ये नेगोशिएट कर दें, तो यहाँ पर एडवांटेज हो जाता है ना। ठीक है। और जब लेडीज में क्या देखते हैं फिर? लेडीज में देखिए, हमको ओव्यूलेशन देखना बहुत जरूरी है। जैसे अब आजकल पीसीओडी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि साइकिल्स एन ओव्यूलेटरी हो जाती हैं, मतलब उनका पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक तो आईयूआई नेचुरल प्रेगनेंसी कुछ भी काम नहीं करेगी, उसमें फिर सिर्फ आईवीएफ हो सकता है। बट हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जो ओव्यूलेशन इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हम उनके पीरियड के हिसाब से देते हैं। सो ये प्रोसेस इस तरीके से होता है कि अगर नेचुरल साइकिल हम देख रहे हैं और सिर्फ मेल फैक्टर का हमें प्रॉब्लम है और लेडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज ओव्यूलेटिंग, है ना, तो हम अल्ट्रासाउंड, इसको हम फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं। ठीक है। फर्टाइल पीरियड हम नॉर्मली मानते हैं कि अगर एक लेडी की साइकिल 28 to 30 डेज की है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डे 8 to डे 18 उनका फर्टाइल पीरियड है। इस बीच में हम ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, इसको हम फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं। ठीक है। तो इस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि हाँ, ये फॉलिकल इनका ग्रो कर रहा है, अब ये सही ग्रो कर रहा है, अब ये ओव्यूलेशन हो रहा है। सो उससे हम टाइम करते हैं कि अब ये ओव्यूलेशन हुआ, आज हम आईयूआई करेंगे। तो दिस मैक्सिमाइजेस हर चांसेस ऑफ कंसीविंग। ओके। तो ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ, जैसे मैंने कहा, जिनका नेचुरली ओव्यूलेशन हो रहा है उनको ये जरूरी नहीं है कि वो हर साइकिल में हमसे पूरा ट्रैक करवाएं, वो खुद भी देख सकते हैं क्या छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे एक बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, ओव्यूलेशन टाइम में लेडी का थोड़ा सा बॉडी वार्म रहने लगता है। अच्छा। तो ये चीज हम जब सबसिक्वेंट हर साइकिल्स में आप देखोगे ना, तो ये चीज नोट कर पाओगे। सिमिलरली सर्वाइकल म्यूकस का पैटर्न चेंज हो जाता है, जो वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, वो उस टाइम पर बहुत एक्सेसिव हो जाता है, बहुत थिन वाटरी सा हो जाता है। तो दैट इज द टाइम जब एक एलएच सर्ज होता है, एक हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन से जस्ट पहले काफी पीक करता है, और उसके बाद एग रिलीज होता है। Okay. तो वो आपको आइडिया लग जाता है कि ये मेरा ओव्यूलेशन टाइम है। तो जो लोग नेचुरल प्रेगनेंसी भी ट्राई कर रहे हैं, सो दे शुड फॉलो दिस। इनफैक्ट मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स भी आते हैं, वो भी यूज करा जा सकता है। उसमें भी कोई ब्लड का टेस्ट नहीं है, यूरिन से ही होता है वो भी। ठीक है। दैट्स आल्सो अ वे कि ट्रैक करा जा सकता है। ओके। तो मतलब लड़कों में और लड़कियों में कुछ ये पैरामीटर्स ध्यान में रखे जाते हैं। तो अगर किसी भी कपल को एक आईयूआई का पूरा बेसिक प्रोसीजर समझना है कि शुरुआत से लेकर के अंत तक का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, अगर उनको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप आईयूआई के लिए जाइए, यू आर एलिजिबल, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या है पूरा प्रोसेस? सो देखिए, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप पीरियड के डे 2 पे आइए। ठीक है। पीरियड का डे 2 यानी जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ नेक्स्ट डे आप उस दिन आए, हमने आपको ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन दी। सो वो कुछ 5 से 7 दिन की दवाइयाँ या इंजेक्शंस, डिपेंडिंग अपॉन आपका किस तरीके का चल रहा है टेस्ट वगैरह, उस हिसाब से हम एडवाइस करेंगे। और अगर और हम मान के चल रहे हैं कि जब इन सब से पहले हमने एक बेसलाइन सीमन एनालिसिस करा लिया है, तो हमें पता है कि स्पर्म में भी क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है। उसके बाद हम उनको बोलेंगे कि आप पीरियड के डे 8 या डे 9 पे आइए और अपना एक फॉलिकुलर स्टडी कराइए। फिर वो जब हमें वो दिखाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड का पिक्चर, तो हम उनको गाइड कर पाते हैं कि अब आपको एक दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड कराना है, डेली कराना है, या 2-3 दिन का गैप भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर हम वो 3-4 उनके विजिट उस टाइम पर होते हैं। फिर जब उनका ओव्यूलेशन होता है तो हम ऑलरेडी उनको आइडिया हम उन्हें पहले से दे देते हैं कि अगले 1-2 दिन में ओव्यूलेशन होगा आपका, क्योंकि हम कई बार एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। जो वो इंजेक्शन देते हैं तो उसके 36 to 48 आवर्स में यूजुअली ओव्यूलेशन हो जाता है। सो उस अकॉर्डिंग हम आईयूआई प्लान करते हैं, बिकॉज अब मतलब सभी को एटलीस्ट हाफ डे की छुट्टी भी लेनी पड़ती है ना। आईयूआई में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं है। बट हाँ, वो जो ड्यूरेशन है उस टाइम पर हस्बैंड वाइफ दोनों को आना पड़ेगा, बिकॉज हस्बैंड सैंपल देंगे, वो प्रोसेस होगा, तो प्रोसेसिंग टेक्स अराउंड 45 मिनट्स।
प्रोसीजर वुड टेक 15 मिनट्स ठीक है। एंड देन प्रोसीजर के बाद 15 मिनट्स वी आस्क द लेडी कि आप 15 मिनट्स रेस्ट पे रहो एंड देन यू कैन गो। ओके। तो इसमें जैसे कहा कि आपने शुरुआत में कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस देने होते हैं, तो ये क्या इंजेक्शंस आईयूआई में पेनफुल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और कहाँ लगते हैं इंजेक्शंस ये? इंजेक्शंस मतलब इंट्रामस्कुलर ही हैं ये हम्म। इंजेक्शंस, चाहे आप आर्म पे लगवा लो चाहे आप बटक्स पे लगवा लो। तो कितने टोटल इंजेक्शंस लगते होंगे फिर भी ऐसा? देखिए दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि हम ओव्यूलेशन के लिए कई बार सिर्फ टैबलेट्स देते हैं, तो सिर्फ एक इंजेक्शन ट्रिगर का लगता है। ठीक है। कभी कभी टैबलेट से नहीं रिस्पॉन्स आता है, तो वहाँ पे हम कई बार 2-3 इंजेक्शंस गोनाडोट्रोपिन्स के ऐड करते हैं, तो वो 2-3 इंजेक्शंस और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल 4 हो गए। और पूरे प्रोसीजर में, पूरे साइकिल में फिर कितने लगते हैं अगर एक है ये ऐसे तो उसमें ज़्यादा लगते हैं या फिर वो पहले वाले ओव्यूलेशन के टाइम पर ही? नहीं, इसमें आईयूआई, जब हमने आईयूआई किया ओव्यूलेशन के टाइम पे, उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल है उसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, लगता। उसमें कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, उसमें कोई हॉस्पिटल विजिट भी नहीं है। ओके, तो फिर वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है मोस्टली। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि पूरा जो ये प्रोसीजर है, तो मोस्टली अगर आज से शुरू कर रहे हैं तो कितने चांसेस होते हैं कि कितने दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी अगर पहली बार में सक्सेसफुल हो गया तो? तो देखिए, जैसे अगर हमने आईयूआई आज किया, हम्म, तो हम मानेंगे कि इसकी आपने 14 डेज में, हम्म, 14 डेज तक आपको वेट एंड वॉच करना है। ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट करिए। प्रेगनेंसी का टेस्ट करें। अगर सक्सेस हुआ है तो आपके टेस्ट में आ जाएगा। और कितने है ना? परसेंट चांसेस होते हैं आईयूआई में सक्सेस रेट के? अब ये ना डिपेंड करता है कि किस इंडिकेशन के लिए हुआ है एग्जैक्टली। सो इन मतलब कुछ केसेस में इट कैन बी एज लेस एज 20% ऑल्सो। अच्छा, 20% ही चांसेस होते हैं सक्सेस रेट के। तो और ये कुछ किस पे डिपेंड करता है फैक्टर्स पर? कि जैसे अगर सिर्फ फीमेल फैक्टर कुछ नहीं था, है ना, सिर्फ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी थी, तो चांसेस ज़्यादा हैं। कई बार सर्वाइकल फैक्टर्स होते हैं कि वो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो कई बार स्पर्म को किल कर देता है। अच्छा। तो जिनमें वो था उसमें हमने तो इसको बाईपास कर लिया, हम्म, वहाँ पे सक्सेस ज़्यादा होगी। एंड एक और आपको बताती हूँ, हमारे पास कुछ कपल्स आते हैं जहाँ पे ना लेडी को वेजाइनिस्मस है, सिवियर वेजाइनिस्मस वो है। क्या होता है? उसमें क्या होता है कि वो मतलब रिलेशन नहीं रख पाते, सो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ही नहीं हुआ होता। अच्छा, सेक्सलेस मैरिज काइंड हाँ, ऑफ थिंग। और कुछ आते हैं कपल्स जो एसेक्सुअल होते हैं कि शादी हो गई है बट वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट इन दोनों टाइप के कपल्स को, बाकी तो जो है वो इनका पर्सनल है, बट फैमिली प्रेशर है कि बच्चा होना चाहिए, तो ये वाले कपल्स भी आते हैं। और क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों ठीक होते हैं, दोनों की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, तो इनको हम क्यों आईवीएफ पे पुश करें? तो फिर तो आईयूआई है। इनके लिए आईयूआई बहुत अच्छा होता है। तो ये इससे बहुत, ये इनके लिए सक्सेस रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हैं। तो आपने जैसे सक्सेस रेट की बात की, तो आईयूआई में फिर फेलियर क्यों हो जाता है? अगर किसी को कुछ रीजन समझने हो कि मेरा आईयूआई फेल हो गया, तो किन कारणों की वजह से? देखिए, वही मैंने आपको बोला कि जब हम कह रहे हैं ना कि हम नेचुरल प्रोसेस को ही मिमिक कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर फिर भी आ जाएगा। तो वो प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। और कई बार ये जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है ना, ये ज्यादा परेशान करती है। आपके पास एक कॉज है, यू गो एंड ट्रीट इट, है ना। कहीं किसी का फाइब्रॉइड है, आप फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी कर लो, मायोमेक्टमी कर लो। सिर्फ ओव्यूलेशन का इश्यू है, आपने ओव्यूलेशन इंड्यूस कर दिया, बट जहाँ सब कुछ सही हो रहा है वहां पे वो अनएक्सप्लेन फैक्टर आईयूआई में भी रोल प्ले कर लेता है। बट स्टिल उन पेशेंट्स को भी आईयूआई का अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इट अगेन इंक्रीजेस जो आपका बेसलाइन सक्सेस रेट था उसको जरूर 20% एनहांस करता है। तो दैट्स वर्थ अ ट्राई। आप अगर आप देखो तो दोनों के कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। कितना होता है आईयूआई और आईवीएफ की? आप देखो, अगर मैं बोलूं तो 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। जैसे आईवीएफ को बोला जाता है कि 1.5 से 3 लाख तक का प्रोसीजर होता है पर साइकिल, तो एक आईयूआई साइकिल में कितना लग जाता होगा फिर भी पैसे? आप मानो अराउंड 15,000। तो ये एक रफ आइडिया, मतलब बहुत ही कम है, 10 गुना ही कम है एग्जैक्टली। और दूसरा, आईवीएफ का एक स्ट्रेस अभी भी एक टैबू है, नहीं होना चाहिए बट स्टिल है ना। पेशेंट्स हमारे जो आईवीएफ वाले डिलीवर करते हैं वो वरिड होते हैं जब वो डिलीवरी के लिए आते हैं कि मैम हमारे फाइल पे हमारे रूम के बाहर कुछ ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि हमारे रिलेटिव्स आएंगे, उन्हें ये तो नहीं पता चलेगा कि आईवीएफ से। हाँ, अच्छा। क्योंकि अभी भी ये एक्सेप्टेंस नहीं है पॉपुलेशन को। देखिए, जिनको जरूरत पड़ रही है वो तो करा रहे हैं, बट स्टिल ये नहीं है कि वो एक अपने फैमिली में ये बता दें कि हमारा बेबी आईवीएफ से हुआ है। बिल्कुल, वो उसको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीडर ही नहीं करते। और बहुत बड़ा तो आईयूआई में इतना कुछ प्रोसीजर ही नहीं होता, तो वो नेचुरली चलता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि आईयूआई में आप देखो कि गिन के भी माना तो 3-4 इंजेक्शंस, आईवीएफ में तो बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, 100-150 भी लग जाते हैं, बहुत इंजेक्शंस लग जाते हैं। तो वो
लेडी के लिए बहुत पेनफुल और स्ट्रेसफुल हो जाता है। मेंटली तो इमोशनली वही मैं बहुत कह रही हूँ, ज़्यादा। आईवीएफ बहुत अच्छा प्रोसीजर है फॉर द वेल इंडिकेटेड केसेस, एंड वहाँ डिले भी नहीं करना चाहिए। बट अदरवाइज यू शुड लाइक हैव पेशेंस, है ना, पहले नेचुरली ट्राई करिए, कोई कॉज है इवैल्यूएट कराइए एंड गो बाय द प्रोसेस। तो आईयूआई अगर किसी का पहली बार में फेल हो गया तो रियलिस्टिकली उनके पास फिर कितने अटेम्प्ट्स बचते हैं कि हाँ आप इतनी बार और ट्राई कर सकते हैं? देखिए, आप 3 to 6 अटेम्प्ट्स आईयूआई कर के सकते ले सकते हैं। हाँ, 3 अटेम्प्ट्स तो बिल्कुल ही हर एक पेशेंट को लेना चाहिए। आईयूआई फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है, हमने देखा है, सेकंड में बढ़ जाता है। ओके। समहाउ वो जो भी सारा लाइफस्टाइल चेंजेस हाँ, वगैरह, हाँ, दवाइयाँ वगैरह खा रहे होते हैं उससे। हम्म। तो फिर कितना गैप रखना चाहिए? अगर एक आईयूआई का साइकिल फेल हो गया है, दूसरी बार ट्राई करना चाह रहे हैं तो कितने आप दिन के बैक बाद? टू बैक भी कर सकते हैं, बट हमने जो देखा है कि पेशेंट मेंटली उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहता है, और हमको पेशेंट उतना स्ट्रेस्ड नहीं चाहिए। सो हम कई बार एक साइकिल का ब्रेक ले लेते हैं। एक पीरियड साइकिल का ब्रेक हाँ, लेके कि एक दूसरा। ब्रेक ले लो, आप अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखो, अपना रेस्ट करो। एंड क्या है ना कि अब आप इसमें ट्रैक करते हो ना, तो पेशेंट को एक स्ट्रेस रहता है कि आज मेरा 8th डे, आज मेरा 9th डे, आज मेरा ओव्यूलेशन डे है, अब 2 वीक्स के बाद अब मैं यूपीटी कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, तो वो वाला स्ट्रेस स्ट्रेस रहता है। है। तो वो हम एक ब्रेक देना चाहते हैं, सो दैट फिर हमारे पास पेशेंट फ्रेश माइंड, फ्रेश एनर्जी से आए। दैट वुड मैक्सिमाइज द चांसेस। अच्छा, इसमें भी एज का रोल होता है कि आप एक एज के बाद अगर एज आओगे का आईयूआई तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा? एज का रोल तो है, फर्टिलिटी में तो बिल्कुल है ना। एज का रोल नहीं होता तो अब देखिए, जैसे हम देख रहे हैं सेलिब्रिटी प्रेगनेंसीज किस भी 40s 45 में। हाँ हो रही हैं, बट हमें नहीं पता उनमें से कितने लोगों ने एग फ्रीजिंग कराई है। हाँ। है ना। और दूसरा ये कि जब आप एग फ्रीजिंग करा रहे हो तो ये तो आप आईवीएफ प्रेगनेंसी में ही जाओगे ना। एग फ्रीजिंग के साथ तो ना आपकी नेचुरल और ना आईयूआई प्रेगनेंसी हो रही है, तो वहाँ आईवीएफ ही हो गया। दूसरी चीज ये है कि ये जो अब आजकल जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो अपने लाइफस्टाइल का, अपनी फूड का, अपने बहुत एक्सरसाइज ख्याल का रखते हैं। बहुत ध्यान रख रहे हैं, जो हम आमतौर पे नहीं रख पा रहे हैं। तो वो डिफरेंस है, तो हमको उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। एज रिलेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन इज रियल, है ना। आप फर्टिलिटी टेक्स अ डिप एट 30, अनदर डिप एट 35 के बाद वो एक्चुअली काफी डिक्लाइन हो जाती है। एंड आजकल तो मैंने बताया आपको, कुछ केसेस में मेरे को 26-29 पे AMH इतना लो मिल रहा है कि पेशेंट की, मतलब अभी उनकी शादी हुई है, यंग कपल है, अब सोचा प्रेगनेंसी करते हैं, तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आए कि हम ट्राई करने से पहले सारे टेस्ट करा लेते हैं एक बार। तो हमने देखा एग रिजर्व कम है। इतने कम उम्र में? हाँ, इतनी कम उम्र में, तो अभी क्या बोले, एक लड़की है, उनकी तो अभी शादी नहीं हुई है। उनका अब तो इस तरीके से हो सकता है, हमारे जो आसपास इतना पोल्यूशन है, हमारे खाने में इतनी मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, हम हर चीज तो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट होता जा रहा है। तो अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, फोकस ऑन द हेल्दी लाइफस्टाइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनवायरमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा। तो हमको एफर्ट डालना पड़ेगा इस चीज के लिए। करेक्ट है, ये चीज आपने सही कही कि हम अपने एंड से जितनी सारी चीजें सुधार सकते हैं, हाँ, वो तो सुधार ही एग्जैक्टली, जो मॉडिफाइबल हैं। हाँ। अब जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, अब हम दिल्ली छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तो ये नॉन मॉडिफाइबल हो गया हमारे लिए रिस्क फैक्टर ना। पोल्यूशन की बात सिर्फ दिल्ली में ही होती है, जबकि आई थिंक इंडिया में और भी बहुत सारे शहर है जो पोल्यूटेड है, जिसके बारे में बात ही नहीं होती है। बट दिल्ली है ना, सो इट्स ऑन द रडार। एनीथिंग व्हिच हैपेंस इन दिल्ली इज द नेशनल न्यूज़। तो अभी तक जैसे हमने जितनी भी प्रोसीजर की बात की, उसमें हमने सक्सेस और फेलियर की बात कर ली। तो अगर किसी कपल का आईयूआई हो गया सक्सेसफुल, पहले दूसरे किसी भी अटेम्प्ट में, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, फिर वो चीजें कैसे होती हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आईयूआई सक्सेसफुल यानी हम बात कर रहे हैं कि 14 डेज बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो फिर दे इमीडिएटली कम बैक टू अस कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। खुशी अब क्या खुशी। हाँ, बहुत खुश, है ना। अब क्या करना है, तो हम जो प्रेगनेंसी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पेशली द फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ये तो हम पहले से ही उनको स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद कई बार हमने एक प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट ऐड किया होता है पेशेंट को आईयूआई के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वो नेचुरल साइकिल थी या क्या पीसीओडी की हिस्ट्री थी, हमने ओव्यूलेशन इंड्यूस किया है, क्योंकि उन केसेस में प्रोजेस्टेरॉन की थोड़ी सी बॉडी में कमी हो सकती है। तो हम आईयूआई करने के बाद ही पेशेंट को उस पर स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इनको कंटिन्यू करिए। फिर हम उनको समझाते हैं कि अब आप इसको आईयूआई या नेचुरल, इनमें कंफ्यूज मत करिए, अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और अब ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी ही चलेगी। तो जिस तरीके से प्रेगनेंसी में नौजिया, वॉमिटिंग का रिस्क रहता है, छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, ब्लोटेड फील होता है, थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब आपको भी सिमिलर वे में होगा और मैनेजमेंट भी उनका सिमिलर ही है। वही जो छोटी छोटी हमारी टैबलेट्स होती हैं, बता देते हैं अगर आपको दिक्कत होगी तो ये है। खाने की जिस तरीके से हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में एडवाइस करते हैं, सिमिलरली हम इसमें भी एडवाइस करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड एंड ऑल है वो हम अराउंड 6 वीक्स पे एडवाइस करते हैं, तो यानी कि आपका जो टेस्ट पॉजिटिव आया उसके 2 वीक्स बाद। ठीक है।
तो एक बार अल्ट्रासाउंड में भी आपको दिख जाता है कि हाँ इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी सही जगह पर है, हार्ट बीट आ गई है, तो धीरे धीरे पेशेंट को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। एंड देन फिर एकदम जैसे हम नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन को लेते हैं, सिमिलर ट्रैक पे पेशेंट आ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता है कि आईयूआई में ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं? आईयूआई का लिंकेज नहीं है ट्विनिंग से, लेकिन जैसे मैंने बताया 2 केसेस हैं। एक है नेचुरल साइकिल में आईयूआई, वहाँ ट्विनिंग का रिस्क नहीं होता है। उनको तभी होगी जब उनकी फैमिली हिस्ट्री है, है ना, मैटरनल पैटर्नल साइड कहीं ट्विनिंग रही है तो फिर उनको आ सकता है। लेकिन अगर जहाँ पे हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन दवाई दी है उनमें चांसेस रहेंगे। अच्छा, तो कितने चांसेस होते हैं फिर भी आईयूआई में? देखिए आईवीएफ से तो बहुत कम रहता है, आईवीएफ से बहुत कम रहता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आईयूआई में भी ट्विन प्रेगनेंसी ही होने नहीं, कम चांसेस हैं एज कंपेयर टू आईवीएफ, इट्स वेरी लेस। अच्छा, आईयूआई में ऐसा भी है क्या कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई उसके बाद कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं जिसको देख करके ही कपल्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार स्पॉटिंग, ब्लीडिंग भी होने लगती है, इस तरह की प्रॉब्लम? देखिए जिस दिन हम आईयूआई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा आईयूआई का प्रोसीजर कितना स्मूथ रहा था या थोड़ा डिफिकल्टी से रहा था, तो उस हिसाब से कभी कभी पेशेंट को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। बट उसके लिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सा यूट्रस में एक प्रोसीजर किया है तो कहीं ना कहीं वो हल्का सा स्पॉट आ गया है, तो दे जस्ट नीड टू रेस्ट, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। हल्का फुल्का लोअर टमी में एक डिस्कम्फर्ट सा लग सकता है, वो माइल्ड एनाल्जेसिक ले भी सकते हैं, बट उसके बाद उनको कोई वर्क से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो उस दिन भी, जैसे अगर उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वो प्रोसीजर करा के जा सकते हैं, दे कैन कंटिन्यू विद देयर मीटिंग एंड वर्क। अगर वो मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हैं, उस दिन छुट्टी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बट उसके बाद नेक्स्ट डे से दे शुड रिज्यूम देयर वर्क। ठीक है, उसमें कोई ऐसा हाँ, हमें अपनी लाइफ इतनी टर्न अराउंड नहीं कर देनी है प्रेगनेंसी प्लानिंग में, क्योंकि फिर वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से फिर वही सारे फिर हमारा सक्सेस रेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हमने अभी बात की कि अगर सक्सेस हो गया है तो कई बार जैसे पहला साइकिल फेल हो गया और लोग दूसरे साइकिल में ट्राई करते तो बोलते हैं कि बीच में उनकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ आपने जैसे प्रीवियस साइकिल अगर आपने दवाइयाँ ली हैं, इंजेक्शंस लिए हैं ओव्यूलेशन के, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है बॉडी में। मतलब जैसे हो सकता है पीरियड की डेट थोड़ी आगे पीछे हो जाए, हो सकता है हल्का फुल्का नौजिया कभी कभी हो, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि एक कपल है, हेल्दी भी दिख रहा है, फिट भी है, सारे रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल है, लड़के में भी लड़कियों में भी, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं करा पा रहे हैं और मतलब नहीं कर पा रहे कंसीव, तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप आईयूआई के लिए जाइए। लेकिन अगर उन्हें ये भी समझना हो कि अब आईयूआई भी नहीं हो सकता है तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं, तो वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए यही मैं कह रही हूँ, यही सबसे हमें परेशान करता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहाँ कोई वजह नहीं मिलती है। तो इसमें आईयूआई आप चाहें, आप बोलेंगे तो हम आईयूआई कर सकते हैं, बट हम आपको ये नहीं बता सकते कि हाँ ये आईयूआई आपके लिए बहुत ही सही ट्रीटमेंट होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें आपकी वजह ही नहीं मिली, है ना। अगर आपको सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, कोई इंटरकोर्स की भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम उसी को तो मिमिक कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ बेटर रहता है। ठीक है, तो जैसे आईयूआई में आपने कहा था कि सारे प्रोसीजर ऑलमोस्ट जो है सेम रहते हैं, स्पर्म जो है वो बाहर किया जाता है, तो अगर कोई इंसान चाह रहा है या जो भी हमारी ऑडियंस देखना चाह रही है कि स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी जो भी है उनकी बेटर हो जाए, स्पर्म हेल्थ अच्छी रहे, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए जो स्मोकिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो क्विट कर दीजिए तो बेस्ट है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। एकदम से क्विट नहीं होती है स्मोकिंग जैसी चीज़, आप इसको रिड्यूस करना शुरू करिए, इफेक्ट दिखेगा। स्पर्म साइकिल चेंज होने में एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं। आप तो सोचेंगे आज छोड़ कर के आज छोड़ेंगे और हम 1 महीने बाद अपना टेस्ट करा लेंगे, हम बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होता। यू टू वेट फॉर 3 मंथ्स। उस 3 मंथ्स में आप स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबको बहुत रिड्यूस करिए अपनी लाइफ में। मॉडरेट एक्सरसाइज करिए 30 to 40 मिनट्स, वो बहुत फर्क पड़ेगा। कोई ऐसे फर्टिलिटी के लिए एक्सरसाइज? ऐसा फर्टिलिटी के लिए नहीं है, बट जनरल एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दे विल दे इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, वो सारा आपका एक ओवरऑल सारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव हो जाता है। बोलते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस अच्छे होते हैं, करने चाहिए, उससे फर्टिलिटी बूस्ट होती है। नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपना स्ट्रेस लेवल अगेन थोड़ा सा ठीक रखना चाहिए। और कुछ हमारे पास मेडिसिन होते हैं जो थोड़ा सा एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं।
तो वो आप जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे या अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो दे विल सजेस्ट यू। ठीक है, तो ये तो लड़कों के लिए हो गया। लड़कियों के लिए फिर एग क्वालिटी, ओवेरियन रिजर्व, ये सब जो या एएमएच वैल्यूज वगैरह। अगेन जो ये एएमएच वैल्यू, ओवेरियन रिजर्व है, आप कोई दवाई हमारे पास ऐसे नहीं है जो इसे बढ़ा दे। मेडिकल नहीं हो सकता वैसा। क्योंकि देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेनेवर अ गर्ल इज बॉर्न, शी इज बॉर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। अब वो एग नए नहीं बन के आ सकते, इन्हीं एग से हमको अपनी पूरी लाइफ काटनी है। तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जाते हैं। तो जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं, तो बच्चे ही कम होते हैं। अब उनसे ही हमारी लाइफ चलती है। तो इसीलिए कोई अगर आपको ये कहता है कि आप ये दवाई खा लो आपका एग रिजर्व बढ़ जाएगा, तो वो गलत है। हाँ, दवाइयाँ इस चीज के लिए जरूर है कि आपकी एग क्वालिटी, जितने बचे हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके में सपोर्टिव रोल है मेडिसिन का, वहां आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, पर बड़ा रोल हमेशा आपकी लाइफस्टाइल का है। तो मेजर चंक वही प्ले करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर, अगर आपको हमारी ऑडियंस को एडवाइस देना हो कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप आईयूआई के लिए क्यों ट्राई करो, तो वो क्या ऐसा होगा? आप आईयूआई के लिए ट्राई करें अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारा ओव्यूलेशन हो पा रहा है ना, विद और विदाउट मेडिकेशन हम ओव्यूलेशन अचीव कर पा रहे हैं, और आपको पता है कि हमारी ट्यूब्स भी ओपन है, तो बेसिकली फीमेल फैक्टर हमने रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो फिर और कहीं कहीं आपको लग रहा है कि स्पर्म में आपको बताया गया है कि उनके कुछ पैरामीटर्स थोड़े से कम हैं, या फिर अनएक्सप्लेन जा रहा है, क्योंकि हम जैसे सर्वाइकल म्यूकस मैंने आपको कहा हम वो टेस्ट नहीं कर रहे होते, तो कई बार वो फैक्टर्स होते हैं। तो कई बार प्रोबेबिलिटी का फैक्टर होता है, वो प्रोबेबिलिटी भी हम थोड़ा सा कट डाउन कर पाते हैं, बिकॉज हम ओव्यूलेशन टाइम पे वहीं स्पर्म पहुंचा देते हैं। तो वहां पर आपको आईयूआई का चांस लेना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ये इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है ना। मतलब आपको इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए, आपको इसके लिए ओटी नहीं चाहिए, आपको इसके लिए एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये पेनफुल है, तो आई वुड नॉट से पेनफुल है, मिनिमल सा डिस्कम्फर्ट होगा 1-2 सेकेंड का, ठीक है, विच इज लाइक इजिली मैनेजेबल, पेशेंट मैनेज कर पाते हैं। तो ये एक वर्थ अ ट्राई है, करना चाहिए, करना चाहिए। ओके। और अगर कपल्स चाहते हैं कि उनका आईयूआई सक्सेसफुल हो जाए, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं फिर? उसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह माने, है ना, अपने डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल सब पे एज अ कपल वर्क करें, इंडिविजुअल नहीं कि तुम्हारा वेट ज्यादा है, तुम्हारी हैबिट्स खराब हैं, ये ना करें। एज अ कपल इस पे वर्क करें तो रिजल्ट बेटर आएंगे। हम जो आपको मेडिकेशंस दे रहे हैं वो जरूर लीजिए। हम आपको जो डेट के हिसाब से बताते हैं कि ये दवाई इस डेट को, ये इंजेक्शन इस डेट को, अल्ट्रासाउंड इस डेट को, उसको बड़ा ढंग से फॉलो करिए, बिकॉज टाइमिंग बहुत बहुत क्रूशियल है आईयूआई में। क्योंकि आप देखिए कि जैसे स्पर्म एक फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में 72 आवर्स तक भी अलाइव रह सकता है, लेकिन एग लिमिटिंग फैक्टर है, एग मैक्सिमम 24 आवर्स ही सर्वाइव करता है। सो अगर हमने उस विंडो में अगर हमने नेचुरल रिलेशन नहीं रखा या हमने आईयूआई नहीं किया, तो वो साइकिल मिस्ड हो जाएगा, तो फिर हमें अगले साइकिल पे जाना पड़ेगा। फिर से सेम प्रोसीजर। एग्जैक्टली। ओके, तो टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। बिल्कुल। और जो आईयूआई का प्रोसीजर जिस दिन हो रहा है, उस दिन अगर कोई कपल खुद को पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें कि हाँ आज मेरा आईयूआई का प्रोसीजर होने वाला है, कौन कौन सी चीजें मेरे साथ हो सकती है, तो मैं पहले ही प्रिपेयर रहूं? देखिए वैसे रूटीनली तो हम इसके लिए पेन किलर भी एडवाइज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कि जिन पेशेंट्स को वेजाइनसमस होता है उनके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज वो प्रोसीजर भी नहीं करा पा रहे होते, ठीक है, उनको मे बी सेडेशन देना पड़े। बट बाकी पेशेंट्स को एक कूल पॉजिटिव माइंडसेट से आना चाहिए और थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर आना चाहिए कि हाँ ठीक है एक छोटा सा गायनी प्रोसीजर होगा, सो वी लेट इट हैपन एंड दैट्स इट। हम बहुत कुछ आगे फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे, विल जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मोस्टली जो है सक्सेस के चांसेस भी बढ़ेंगे। हाँ, और अगर लेकिन इसमें एक और बस हम चाहेंगे कि आप बता दीजिए ऑडियंस को कि फेलियर के लिए भी रेडी रहना है। बिल्कुल, फेल हो सकता है, तो उसके बाद फिर खुद को कैसे वापस से रेडी करें दोबारा। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें आपको लाइक टेक इट एज इट कम्स करिए। आप बिल्कुल आईयूआई करते ही आप सीधा अपनी एलएमपी से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ना निकालें, फिर वो आप इतने पीछे चले जाते हो अपने मेंटल स्टेट में कि हमको बहुत मुश्किल होती है आपको दोबारा आपको ट्रीटमेंट लाइन पे लाने के लिए। तो इसीलिए आप वो कहते हैं ना बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो कहीं ना कहीं सही है, वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का मंत्र है। बिल्कुल। तो आप सारे आपने दवाइयां खाई, आपने जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा आपने सब कराया, प्रोसीजर करा लिया, अब आप अगले दिन से आप अपने ऑफिस में या अपने रूटीन लाइफ में चले जाइए। इसीलिए हम कहते हैं किसी को कि प्लीज आप छुट्टी मत लो। आप छुट्टी लेके करोगे क्या, आप सिर्फ सोचोगे।
14 डेज बाद सिर्फ एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर लीजिए. फ्रॉम देयर शी विल टेक ऑन इट. वो आपको दे विल गाइड यू दिस वे और दैट वे, दोनों में क्या बेस्ट रहेगा दे विल गाइड यू. एग्जैक्टली तो आई थिंक इस सेशन में हमने आईयूआई पे बहुत अच्छी डिस्कशन की है. डॉक्टर आपने हमें हर एक एस्पेक्ट पर बहुत ही डिटेल में सारी जानकारी दी है कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, फेलियर सक्सेस रेट, सब कुछ के बारे में. तो कपल्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के जरिए आईयूआई के बारे में हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी जानकारी मिली है. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. या डेफिनेटली थैंक यू सो मच. एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में आईयूआई को लेकर कुछ और भी सवाल रह गए हों, आप कोई और जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के. ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव. थैंक यू.